इस वक्त बाबूलाल मरांडी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, बहुत अफसोस और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है, एक इतनी मासूम, एक इतनी प्यारी बच्ची आज हमारे बीच में नहीं रही अंकिता, क्योंकि अलग अलग स्तर पर बहुत सारी लापरवाहियां बरती गई। देखिए, ये तो आपने खुद दिखा रहे हैं कि जो लापरवाही बरती गई, और मैं ये कहूंगा कि एक प्रकार से अपराधियों को बचाने की पूरी तरह से इसमें से साजिश की गई कि अपराधी कैसे बचे, उसकी पूरी कोशिश हुई। पीड़िता बचे इसकी कोशिश नहीं। पहली बात तो जब 23 तारीख को सुबह जो घटना घटी, फिर उनको दुमका सदर अस्पताल लाया गया, वहां तो कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि भाई 95% हाथ जली हुई है, इसको बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाए। लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने कुछ भी उस पर चिंता नहीं की, और पेशेंट दिन भर रही वहीं दुमका सदर अस्पताल, और रात को किसी प्रकार से दिन भर में पैसा वैसा जुगाड़ किया उनके परिवार के लोगों ने, क्योंकि गरीब लोग हैं। और 9, साढ़े 9, 10 बजे रात वहां से गाड़ी चली, और दूसरे दिन 4:30 बजे वो बस पहुंचती है, आपका क्या कहते हैं, रिम्स अस्पताल। तो आप सोच सकते हो कितना घंटा। फिर रिम्स में भी 9-10 बजे के पहले तो डॉक्टर लोग आते नहीं है, फिर वहां भी कोई बर्न का बहुत अच्छी यूनिट नहीं है। तो कुल मिलाकर लगभग 30 घंटा करीब मरीज को यूं ही छोड़ दिया गया। एक तो ये बातें हैं। दूसरी, जो पुलिस की ओर से आप देखेंगे उनको बचाने के लिए कैसे प्रयास की गई। ये पहली बातें, जब लड़की की उम्र 16 साल है, लेकिन एफआईआर में उनको 19 साल दिखाया गया, ताकि वो बालिग ये दिखाया गया, ये उनको दिखाने की कोशिश की गई। दूसरी बातें, लड़की ने 2 लोगों का नाम लिया, लेकिन एफआईआर में एक ही का नाम था, शाहरुख का। छोटू का छोड़ दिया था, बाद में छोटू को फिर गिरफ्तार किया। और तीसरी जो बातें हैं कि भाई इस प्रकार के कोई भी पेशेंट होते हैं तो डाइंग डिक्लेरेशन होता है, लेकिन वो भी लोगों, पुलिस ने नहीं कराई। वो करना चाहिए था कि डॉक्टर के सामने मजिस्ट्रेट को ले जाते और उसका बयान लेते, ताकि अपराधी फिर बच नहीं जाए। लेकिन इस सारे चीजों को कहीं नहीं किया गया, जानबूझ करके लापरवाही की गई। अच्छा, मुझे तो एक ये बात बताएं बाबूलाल जी कि ये इसके पीछे मंशा केवल एक लापरवाही है कि चलिए ये भी कोई एक ऐसे मामूली सा केस था और इसे बड़े इजीली हैंडल कर रही थी पुलिस या डीएसपी जिसकी हम बात करें, या फिर क्योंकि अपराधी का नाम शाहरुख था इसीलिए इतनी लापरवाही बरती गई, केस को हल्का बनाने की कोशिश नहीं है, जानबूझ करके। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपने देखा होगा कि अपराधियों को गिरफ्तार किया और पुलिस उसको ले जा रही है और अपराधी हंस रहा है, बिल्कुल, यानी वो लग रहे थे कि वो पुलिस के दोस्त हैं। नहीं तो पुलिस के सामने तो अपराधियों का पेशाब हो जाता है डर से। लोग थाना लोगों को पकड़ के ले जाता है तो उनकी हालत कैसे खराब होती है। अगर उसको ले जाते हुए आपके स्क्रीन शॉट में भी कहीं होगा, उसको आप देखेंगे तो देखता है कि वो तो लगता है कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, कोई बड़ा आंदोलन किया हो, और उसको पकड़ के ले जा रहा है, लड़का हंस रहा है। तो उनको तो लगता है कि पुलिस हमारे है, सरकार हमारी है, बचाएगी हमको। इसलिए पूरी लगता है कि इसके पीछे साजिश है। आखिर डैंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं कराया मजिस्ट्रेट के सामने, उनको हॉस्पिटल में ले जा करके बयान कराते। तो ये जानबूझ करके, ताकि अपराधी इसमें से बच निकले। और उसमें से जो मेन कल्प्रिट है, जिसको कहले नूर मुस्तफा, जो यहाँ के डीएसपी है, सारे लोग बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल खुला खुला जिसको कह सकते हैं कि हर कोई यहाँ जानता है। दुमका में किसी से भी आप पूछेंगे तो इस घटना में, और इस घटना ही नहीं, घटना तो कई एक है, जिसको आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला हूँ यहाँ पर, कि अपराधियों को कैसे बचाता है सरकार, अपराधियों का कैसे यूज करती है। भाई पहले भी मैं तो कहता हूं कि अब निर्भया कांड में आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने इलाज करने के लिए उस वक्त सिंगापुर तक एयरलिफ्ट किया। बिल्कुल, रांची में ही जब दंगाइयों के ऊपर, जो 10 जून को दंगा हुआ था, उस समय दंगाइयों जो सड़क पर निकले, गोली चली, पुलिस ने चलाए, घायल हुआ, तो आरोपी को 25 जून को, क्या कहते हैं उसको, ग्रीन कॉरिडोर बना करके रिम्स से लेकर के गुरुग्राम तक नदीम अंसारी करके दंगाई थे, उनको वहां इलाज के लिए पहुंचाया। शायद वहीं पर वो है। हम ही नहीं कहते कि उनकी इलाज नहीं हो, लेकिन यहां तक हेलीकॉप्टर से उनको पिकअप कर सकते थे, और यह सवेरे ही गाड़ी से उनको ले जा सकते थे बेहतर इलाज के लिए। रास्ते में बोकारो भी अच्छे हॉस्पिटल है, जहां पर वर्न यूनिट्स उसका अच्छा है, तो वहां भी करा सकते थे। लेकिन प्रशासन बिल्कुल यूं ही छोड़ दिया। भाई किसी ने कोई उस पर
ये नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया कि हमें इसको इलाज करना, यानी वो मर जाए, यही एक प्रकार से लोगों ने समझा ताकि अपराधी बच जाएगा। अच्छा, और नूर ये तो पर यहाँ बाबूलाल जी आरोप ये भी बाकी लगाए जा रहे हैं कि पीएफआई से कनेक्शन है, आदिवासी विरोधी है। इन इन आरोपों के पीछे क्या कारण है? नहीं, वो तो आदिवासी विरोधी है, तो कई एक कारण है। कई एक शिकारी पड़ा के क्षेत्र में जो माइनिंग का बाकी जो काम चलता है, तो उससे पहले भी मैं एक घटना बता रहा हूं कि एक क्या कहते हैं, मोहल्ली थे एसटी परिवार के, तो उस व्यक्ति के साथ एक जोली फकर नाम करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने बदतमीजी किया था, मजदूर लेकर, तब उन्होंने केस किया कोर्ट में, एसटीएससी कोर्ट में। और इसके बाद क्या हुआ, 90 दिनों तक चार्जशीट पुलिस ने सबमिट नहीं की ताकि उनका बेल हो जाए। और 90 दिन जब पूरा हुआ और इन लोगों ने सबमिट नहीं की, तो जज मजिस्ट्रेट ने उनको बेल दे दिया। और दूसरे दिन फिर वो चार्जशीट, वहां 10 बजे वो जेल से निकलते हैं, 10:30 बजे। अपराधी जुल्ली फकर ऐसा कुछ नाम है, अभी याद नहीं है पूरे ठीक से। और उसके बाद 11-12 बजे वहां चार्जशीट सबमिट करते हैं, क्या दर्शाता है। और उसके बाद वैसे अफसर यहाँ पदस्थापित है। उससे पहले भी शिकारी पाड़ा में एक क्या नाम है, कौन से, एप्पल शेख नाम करके रामपुर हाट के व्यक्ति इलीगल खदान चलाते हैं। और उस इलीगल खदान चलाते हैं, उस खदान में एक ट्राइबल वहां गिर करके मर गया, केस हुआ, लेकिन इन्होंने रफा दफा करने के अभी तक उस एप्पल शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि इन्होंने कहा कि और गहराई से जांच करने की। आप सोचिए, अगर कोई दूसरा जगह ये घटना होती, कोई और आदमी होता, तो तुरंत गिरफ्तार करते। यही डीएसपी है नूर मोहम्मद, क्या कहते, नूर मुस्तफा। अच्छा, तो ये इस डीएसपी के अगर इतने सारे आप गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं और अंकिता के मामले में भी जितनी लापरवाहियां बढ़ती गई, तो इसका मतलब तो ये है कि डीएसपी बड़े निश्चिंत हैं, उन्हें प्रशासनिक शय है या फिर सरकारी शय है? नहीं, बिल्कुल उनको सह है। मैं तो कह रहा हूं कि उनकी जांच होगी तो पता चलेगा। ये पूरी तरह से जिसको कह सकते हैं कि वो प्रत्येक महीना प्रत्येक ट्रक से, जिसको बोलते हैं कि 95,000 रुपया जो इलीगल पत्थर जाता है, ये वसूली करते थे और सरकार के यहाँ तक पहुंचाते थे, लोगों के, उनके जो सत्ता में बैठे हुए लोगों से यहाँ तक पहुंचाते थे। वो एकदम ओपन ट्रूथ है, हर कोई जानता है। अच्छा, लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो इस मामले पर इतने खामोश क्यों हैं? आप ही ने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अगर किसी दंगाई तक को इलाज दिलवाया जा सकता था, तो फिर अंकिता को इलाज दिलाने में 30 घंटे की देरी, और इसके बाद भी रिम्स जैसे अस्पताल के बारे में जिस पर खुद कोर्ट कैसी कैसी टिप्पणी कर चुका है, ये मुझे आपको बताने की बाबूलाल जी जरूरत नहीं है। फिर उस अस्पताल में क्यों इलाज दिलवाया गया? क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन भी जो अंकिता का सुनाई दे रहा है बाबूलाल जी, वो उसे सुनकर ऐसा लगता है कि होप है, आशा है कि शायद इसे बचाया जा सकता है। नहीं, इलाज इनको दिलाया नहीं गया। प्रशासन चाहते थे कि भाई ये मर जाए ताकि अपराधियों को बचाया जा सके, और इसलिए ये पूरी सारे, जैसा हमने आपको कहा कि केस से लेकर के पूरे आप मामले को देखेंगे, तो अपराधियों को बचाने के लिए, चूंकि ये जीवित रहती तो फिर और बातें खुलती। तो ये लोग चाहते थे कि भाई चलो मर जाए, जिए जाए, उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो स्थिति है, नहीं तो डाइंग डिक्लेरेशन कराता, दिखता कि इनकी कि भाई अब इस प्रकार की कोई भी होता है घटना, तो वहां मजिस्ट्रेट के सामने डाइंग डिक्लेरेशन होता है और वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन ये सारी चीजों को रांची तक लोगों ने नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है? तो बिल्कुल साफ है, प्रशासन चाहती थी, सरकार चाहती थी कि बच्ची मर जाए, और जो बच्ची नाबालिग है उसे बालिग करार दे देना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उन लोग कहते हैं कि लव स्टोरी, बाकी सारी चीजें बातें कर रहे हैं। तो जिस ढंग से वो लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल साफ है। बच्ची घर में सोई हुई, हम तो कल उनके घर गए थे, और जहां सोई हुई है, खिड़की से बोतल से क्या कहते हैं, पेट्रोल छिड़क करके और माचिस का तिल्ली जला करके वहां फेंक देना और आग लगा देना, तो कहां प्यार होता है? तो ऐसा थोड़े हो सकता है। तो ये लोग कैसे डाइवर्ट करने की केस को लोग कोशिश कर रहे हैं, डाइवर्ट तक करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में आप लोग क्या रुख रखते हैं? आप लोग प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, हम सब लोगों ने मांग किया है कि भाई इसको न्याय मिले। पहली बात तो ये
120B के तहत नूर मुस्तफा के ऊपर भी केस दर्ज होने चाहिए, और जहां शाहरुख और छोटू जहां जेल में है वहीं पर इनको भी जेल में जाना चाहिए, और फर्स्ट ट्रैक कोर्ट को गठित करके ये मामला को तुरंत इसका निष्पादन करनी चाहिए ताकि कठोर से कठोर सजा मिल सके। शुक्रिया बाबूलाल मरांडी जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। आपने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, और जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर की जा रही है, अपराधियों को शय देने की कोशिश की जा रही है, इस मामले में जो बच्ची नाबालिग है उसे बालिग करार देकर शाहरुख को बचाने का यह प्रयास नहीं है तो फिर और क्या है? ये तो अगर हम ये कहें कि लगातार जनता का दबाव था, विपक्षी पार्टियों का दबाव था, मीडिया का दबाव था, इससे CWC की अनुशंसा के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई हैं, और वो भी अभी पूरी तरीके से हुई हैं या नहीं उस पर भी और सारा डिटेल्स आनी बाकी हैं। अगर पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं लग जाती हैं तो शाहरुख की मुश्किलें बढ़नी चाहिए और बढ़ेंगी भी। आप इस बच्चे का, इस पीड़िता का, अंकिता का आखिरी बयान सुने, कितनी पीड़ा में है, और जब आप इसकी आखिरी बयान सुनेंगे तो आपको ये अंदाजा भी लगेगा कि शायद अगर पहले ही के कुछ घंटों में अच्छा इलाज मिल जाता तो शायद इस बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। आप सुनिए अंकिता को। 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है वो कौन। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।